मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। ये लूप यहाँ रखा हुआ है इरेगुलर शेप का, और मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है, कांस्टेंट नहीं है। तो सीधी सी बात है, जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो इस लूप से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगातार क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जा रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज होना। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है मतलब बदल रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज से मतलब है। और जब चेंज है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है, तो फिर ईएमएफ और एक करंट यहाँ इंड्यूस हो जाएगी। करंट इसलिए क्योंकि सर्किट आपका क्लोज है। आपको ये देखना कि किस डायरेक्शन में करंट का इंडक्शन हो रहा है, करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रही है। तो यहाँ करंट इंड्यूस होने का कॉज है मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना, मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना। तो फिर ये लूप अपने अंदर कुछ ऐसी करंट इंड्यूस करेगा ताकि इस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को घटाया जा सके। बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, तो फिर ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। तो फिर ये जो लूप है, लूप की वो साइड जो हमारे सामने है इस टाइम, ये लूप यहाँ रखा हुआ आड़ा तिरछा, ये इस लूप की जो साइड हमारे सामने है, जो फेस हमारे सामने है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलते हुए, किस पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है। तो जो फेस हमारे सामने है ये बन गया नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल पर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। समझिए बात, हमेशा उस कॉज को अपोज करेगा जिस कॉज को ये इंड्यूस हो रहा है। तो यहां कुल मिलाकर करंट हो गई एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर कह दिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने को अपोज करता है। हालांकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, 95-98% बच्चे कहते हैं इट अपोज द मैग्नेटिक फ्लक्स, इट अपोज द मैग्नेटिक फ्लक्स। भूल जाते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज नहीं करता, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने को अपोज करता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में कि जी अभी जब आपने कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो इसने अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर दिया। अगर ये परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन था गिवन, तो इसने परपेंडिकुलरली आउट ऑफ प्लेन कर दिया। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें रखा हुआ है ये डिक्रीज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज नहीं करना है, इसने मैग्नेटिक फील्ड के घटने को अपोज करना है, घटने नहीं देना। ये कहेगा मैं घटने ना दूं तुझे, तो घटने नहीं देने के मतलब अपना खुद का ये अपना मैग्नेटिक फील्ड भी बना दे, किस डायरेक्शन में बना दे, जिस डायरेक्शन में आपका गिवन मैग्नेटिक फील्ड है घटता हुआ, यानी कि इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन है तो फिर ये यहाँ इस सामने वाले फेस पर साउथ पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। यही मैग्नेटिक फील्ड है। अब लेकिन करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बदल गई। तो एक तो ये क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन और इसी में आ रहा है कि अगर ये लूप जो है ये आपका ये रबर का लूप है और ये फैलता जा रहा है, इसका एरिया लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है वो कांस्टेंट है, लेकिन इसका एरिया लगातार बढ़ता जा रहा है। तो बताओ अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी। सिंपल सी बात है, अगर एरिया बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने को अपोज करेगा, कौन सी वाली कंडीशन बन जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज वाली। अगर इसी में कहा जाए कि लूप लगातार ये श्रिंक होता जा रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, घटते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को वापस बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो अपना भी मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में बना देगा जिस डायरेक्शन में इसका इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। तो करंट कौन सी आ जाएगी, अब क्लॉकवाइज आ जाएगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप एग्जाम में जो आ रहा है, इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप आ रहा है एग्जाम में। कैसे आ रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, एक मैग्नेटिक फील्ड ये आपको गिवन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप है, चाहे वो लूप रेक्टेंगुलर है या वो लूप सर्कुलर है, हालांकि ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस पड़ता है।
एक ये लूप है, ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से। तो बताओ इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगी? जैसे जैसे ये लूप अंदर आता रहेगा, सिंपल सी बात है, ये आपका लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप के पास होंगी। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है लिंक्ड विद द लूप, तो फिर ईएमएफ इंड्यूस होना ही होना है। इंक्रीज कर रहा है तो फिर से वही बात है कि ये अपना मैग्नेटिक फ्लक्स, अपना मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोज करेगा। यानी कि अगर गिवन मैग्नेटिक फील्ड आपका परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन है, तो ये अपना कैसा इंड्यूस करेगा? आउट ऑफ प्लेन इंड्यूस करेगा। आउट ऑफ प्लेन इंड्यूस करेगा तो कौन सा पोल बनेगा? ये नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल बनेगा तो फिर करंट कैसी होगी? यहाँ एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी। उसके बाद जब ये पूरा लूप, ये लूप चला यहाँ से, ये लूप चला यहाँ से, और पूरा का पूरा लूप आपके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया। जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ खत्म। यहां से चला लूप, यहां से लूप चला मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से, इंड्यूस करंट हुई 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 इंड्यूस करंट चल रही है करंट, और यहां आकर खत्म। रीजन, अगर एक मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन इसके अंदर से आती है तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन बाहर निकल गई। नेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप जीरो। कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा। और अब ये लूप यहां से बाहर निकलना शुरू कर दिया, लूप बाहर निकलना शुरू कर दिया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। ये डिक्रीज होते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने के लिए अपना भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा? अपना भी मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस कर लेगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में गिवन मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब यहां परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन, मतलब साउथ पोल बन गया। साउथ पोल पर करंट कैसी होगी? अब क्लॉकवाइज हो जाएगी, सीधी बात है। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस हो रही है, कब? जब ये अंदर आ रहा है। तो बाहर निकलने पर करंट कैसे इंड्यूस होगी? क्लॉकवाइज हो जाएगी। इसका ग्राफ भी बनाने के लिए आ रहा है एग्जाम में, इसका ग्राफ भी आ रहा है बनाने के लिए एग्जाम में। समझ लो अगर आप समझ सकते हो तो, वरना टेंशन कोई है नहीं। ये x इक्वल 0 और यहां तक आपको गिवन है x इक्वल l, ये लेंथ l है। और इसकी लेंथ आपको गिवन है, इसकी लेंथ मैं ले लेता हूं b। तो जैसे ही इस लूप ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करना शुरू किया तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ये। और जब पूरा का पूरा लूप आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी यहां से पूरी लेंथ कितनी निकल गई इसकी? बी लेंथ अंदर आ गई पूरी। तो अब सीधे एकदम से इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी हो सकता है, ये इंड्यूस्ड करंट भी हो सकती है, बिल्कुल जीरो हो गया। उसके बाद जब तक पूरा का पूरा लूप आपका अंदर है तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो। अब ये लूप बाहर निकलना शुरू हो गया तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन वापस पलट जाएगी, और फिर से क्या होगा? कितने लेंथ तक, कितने लेंथ तक? बी लेंथ तक फिर से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट आ जाएगी। ये इसका पूरा ग्राफ बन गया। अगर यही ग्राफ, अगर यही ग्राफ रेक्टेंगुलर लूप के लिए ना हो, इस सर्कुलर लूप के लिए हो, यहां से सर्कुलर लूप ने एंटर किया, जैसे ही पहली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर इंड्यूस हुई वैसे ही ईएमएफ इंड्यूस हो गया। लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये भी लगातार बढ़ता हुआ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी लगातार बढ़ता चला जाएगा। यहां अगर ये रेक्टेंगुलर लूप है और एक सेकंड में ये 1 मिलीमीटर आगे बढ़ता है, अगले एक सेकंड में 1 मिलीमीटर आगे बढ़ता है, तो पहले एक सेकंड में जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई, अगले एक सेकंड में उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और आ जाएंगी, अगले एक सेकंड में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ही आ जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है यहाँ।
और अगर यही लूप आपका सर्कुलर है, सर्कुलर लूप है, तो पहले केवल इतना सा एरिया चेंज हुआ, फिर आगे बढ़ाइए तो अब काफी बड़ा एरिया चेंज हो गया, फिर और बड़ा एरिया चेंज हो गया, फिर और बड़ा एरिया चेंज हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी पहले बढ़ता चला जाएगा फिर घटता चला जाएगा। तो अब इसका जो ग्राफ बनने वाला वो ये बनेगा, पहले ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है लेकिन बढ़ता हुआ ईएमएफ है, फिर वो ईएमएफ घटता चला जाएगा, और फिर यहाँ तो आपके स्क्वायर या रेक्टेंगुलर लूप में एकदम से ईएमएफ झटके से घटके जीरो हो गया, लेकिन यहाँ ईएमएफ धीरे धीरे घटेगा और फिर उसके बाद फिर कांस्टेंट रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा आपका सर्कुलर लूप इस ग्राफ इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। और जैसे ये बाहर निकलना शुरू करा इसने, फिर से करंट का इंड्यूस इंडक्शन होगा, लेकिन इस बार फिर पहले बढ़ेगा और फिर वापस घट के जीरो हो जाएगा लूप बाहर निकलने तक। क्या कंडीशन आई कि आपको एक सॉलिनॉइड गिवन है, एक सॉलिनॉइड गिवन है और इस सॉलिनॉइड से जोड़ रखा है एक रेजिस्टेंस, एक गैल्वेनोमीटर भी जोड़ दिया इससे और एक रेजिस्टेंस भी जोड़ दिया आर, और इसके अक्रॉस यहाँ एक वोल्ट मीटर भी जोड़ दिया पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। सबका आंसर बिल्कुल एक ही है। और अब आपसे कहा गया कि इस सॉलिनॉइड के अंदर ऊपर से एक बार मैग्नेट गिराया गया, बार मैग्नेट इसके अंदर गिराया जा रहा है इस सॉलिनॉइड के अंदर। हालांकि कंडीशन एक और देनी चाहिए, वो दी नहीं थी, कभी भी नहीं गिवन। कंडीशन बदल जाएगी अगर इस बार मैग्नेट की लेंथ अगर इस सॉलिनॉइड के बराबर है तो कुछ और ग्राफ बनेगा, लेकिन अगर बार मैग्नेट की लेंथ इससे छोटी है तो कुछ और ग्राफ बनेगा, बड़ी है तो कुछ और ग्राफ बनेगा। फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि मैग्नेट की जो बार मैग्नेट इसके अंदर गिर रहा है उसकी लेंथ पूरी की पूरी किसके बराबर है, इस सॉलिनॉइड के बराबर है। यानी एक सिरा अगर बाहर निकलना शुरू करता है तो दूसरा सिरा अंदर आना शुरू कर देता है उस टाइम। अब इसको यहां से गिराया गया, बार मैग्नेट को यहां गिराया गया, तो सीधी बात है इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट के लिए आपको ग्राफ बनाना है। जैसे जैसे ये नॉर्थ पोल है, इसका जैसे जैसे पास आएगा ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें पास होती रहेंगी। तो क्या चलेगा, टाइम के साथ साथ बनाने के लिए आया है ग्राफ। ये ग्राफ किसके साथ बनाने के लिए आया, टाइम के साथ साथ। तो जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स, लेकिन क्योंकि इसका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, इसलिए शुरू में इसके जब इसने एंटर किया तो कुछ और स्पीड होगी और जब ये बाहर निकल कर गया तो अलग बदल जाएगी, इसकी स्पीड लगातार क्या होगी, बढ़ जाएगी। पूरा इसके एंटर होने में ज्यादा टाइम लगेगा और पूरा का पूरा मैग्नेट बाहर निकलने में कम टाइम लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से स्पीड लगातार इसकी बढ़ती चली आ रही है। तो जैसे जैसे ग्राफ अंदर आएगा वैसे वैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ये ईएमएफ बढ़ेगा। और जब ये पूरा इसके अंदर आ गया, बल्कि यहां से जब आधा इसके अंदर आया तो वो ईएमएफ क्या होगा, वो ईएमएफ घटना शुरू कर देगा। और जब तक ये पूरा का पूरा मैग्नेट, जब ये पूरा का पूरा मैग्नेट इस सॉलिनॉइड के अंदर पहुंच गया तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो। और जैसे ही एक सिरा बाहर निकलना शुरू किया वैसे ही फिर क्या होगा, ईएमएफ की डायरेक्शन आपकी पलट जाएगी, ईएमएफ की डायरेक्शन ये पलट जाएगी और फिर पूरा निकलने तक वापस ये जीरो हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कभी तो ऐसा ग्राफ बनाया गया जैसे कि ये टाइम के साथ साथ, कभी ऐसा भी है कि वाई एक्सिस को यहां बना दिया। कैसे बना दिया वाई एक्सिस को, ये आपका वाई एक्सिस यहां बन गया, ये बनाया गया इसका ग्राफ, बल्कि यहां से और स्टीप जाता है। ये वाला जो टाइम स्पैन है ये लॉन्गर है, अब भी मैंने गलत बना दिया, ये टाइम स्पैन जो है ये शॉर्टर रहेगा।
एंटर होने में ज्यादा टाइम लगेगा, निकलने में इसको कम टाइम लगेगा। हालांकि कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन फिलहाल हम केवल ग्रेविटी का इफेक्ट समझ रहे हैं इसका। हालांकि और भी फैक्टर्स इसमें काम करते हैं। तो इसमें एंटर होने का टाइम लंबा है, लेकिन बाहर निकलने का टाइम कम है। ये टाइम लॉन्गर है, टाइम ऑफ फॉल, टाइम ऑफ इंसर्शन और टाइम ऑफ एक्सर्शन। टाइम ड्यूरेशन क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जब इसने टच किया तो इसकी स्पीड कम रही होगी, और जब बाहर निकल कर आया, कुछ इसने लेंथ कवर कर ली, कुछ फॉल हो चुका, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के कारण अब तेजी के साथ बाहर निकलेगा। एक दूसरा क्वेश्चन इसमें यह आ रहा है कि इसका जो निगेटिव पीक है वो ज्यादा स्टीप है, वो ज्यादा गहरा है, किसके कंपैरिजन में? पॉजिटिव पीक के कंपैरिजन में। सिंपल सी बात है, यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स धीरे धीरे है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स स्मॉलर है। जब ये बाहर निकल कर आ रहा है तो जल्दी निकल कर आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीज हो गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट भी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। सीधी बात है, जब लॉन्गर टाइम है तो छोटा ईएमएफ इंड्यूस होगा, छोटी करंट होगी। जब शॉर्टर टाइम है वही वही चेंज होना है। यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है और अब वो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होना शुरू हुआ, इंक्रीज फिर डिक्रीज होना शुरू हुआ, क्योंकि आधा अंदर चला गया, फिर यहाँ जीरो आ गया, फिर इंक्रीज होना शुरू हुआ, फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया। लेकिन पहले वाला प्रोसेस स्लो था, दूसरे वाला प्रोसेस फास्ट है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ, उतना ही स्ट्रॉन्गर करंट निकल कर आएगी। इस वाई एक्सिस पर ईएमएफ भी हो सकता है, इस वाई एक्सिस पर आपकी करंट भी हो सकती है। ये ग्राफ एग्जाम में बनाने के लिए भी आ चुका है, और ये ग्राफ एग्जाम में बना हुआ भी आ चुका है, और आपसे एक्सप्लेनेशन पूछे गए कि टाइम का डिफरेंस क्यों है, और ये निगेटिव पीक पॉजिटिव पीक के कंपैरिजन में स्टीपर क्यों है, गहरा क्यों है। कई बार क्या है कि आपको एक कंडक्टिंग वायर गिवन है। एक और क्वेश्चन जो इसमें आ रहा है, आपको एक करंट कैरिंग कंडक्टर गिवन है। करंट कैरिंग कंडक्टर गिवन है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास, इसके ऊपर या नीचे कहीं पर एक रखा जाता है लूप। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लूप की शेप क्या हो। ये लूप अक्सर तो क्वेश्चन में सर्कुलर बना हुआ आ रहा है, ये रेक्टेंगल भी आ सकता है, स्क्वायर भी आ सकता है, इररेगुलर शेप का भी आ सकता है। और आपसे इस क्वेश्चन में कहा जाए कि ये जो करंट है ये इंक्रीजिंग है, करंट लगातार इंक्रीज होती चली आ रही है, तो बताइए कि इस लूप में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी? फाइंड करना पड़ेगा ना। तो पहले हम ये देखेंगे कि इस करंट के कारण यहाँ इस पर मैग्नेटिक फील्ड, इस पर भी नहीं, एक्चुअली हमें बाहर से भी कोई मतलब नहीं है, केवल उस मैग्नेटिक फील्ड से मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप से पास हो रहा है। तो यहाँ करंट, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या लगाया? राइट हैंड पाम रूल लगाया। राइट हैंड पाम रूल कैसे? कि मैंने करंट की डायरेक्शन में करी क्या? अपना अंगूठा करंट की डायरेक्शन में ये, और पॉइंट उंगलियों को कर दिया उस पॉइंट की तरफ जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो पुश ऑफ द पाम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकल कर आई? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकल कर आती परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। ये मैग्नेटिक फील्ड, हालांकि यहाँ सारे में ही मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन, ये ड्यू टू द करंट कैरीड इन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब जब लगातार करंट आई इंक्रीज हो रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि करंट पर डिपेंड है। याद कीजिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अगर किसी को याद हो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर या ए जो भी है डिस्टेंस, चलो ए ही लिख लो, यहाँ से ए ये आपका ये डिस्टेंस मान लो ये वाला। तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड इंक्रीज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है?
बी इंटू ए। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाने के लिए ये खुद लूप अपना कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन का मतलब नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल पे करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ एंटी क्लॉकवाइज हो गई। इसी क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि ये करंट डिक्रीज हो रही है तो फिर ये कंडीशन बदल जाएगी, क्लॉकवाइज आएगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट वही रहेगा परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। अगर इस लूप को यहां ना रखकर ऊपर रख दिया जाए तो कंडीशन क्या बनेगी। ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है, ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है कि दो लूप आपको गिवन है। सिंपल सी बात है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन है, तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलरली आउट ऑफ प्लेन है। तो जो इसके साथ होगा वो इसका अपोजिट बन जाएगा ऊपर वाले लूप के साथ में। सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, कई बार आ चुका है, कभी लूप नीचे बना देते हैं, कभी लूप ऊपर बना देते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है अक्सर ये, जिसमें सिर्फ आपको इसी क्वेश्चन का एक और रूप, क्या कि आपका ये लूप आपको यहाँ गिवन है, लूप आपको गिवन है, आपसे कहा गया कि करंट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है, कांस्टेंट करंट है, लेकिन लूप को लगातार दूर हटाते जा रहे हैं वेलोसिटी v से। तो लूप को दूर हटाने का मतलब क्या है कि जब आप ये डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होना, और डिक्रीज होते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने के लिए करंट कैसी चलेगी यहाँ, जो अभी हमने डिस्कस किया था, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है मैग्नेटिक फील्ड तो फिर ये बढ़ाना शुरू करेगा उसको इनटू द प्लेन, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कैसा, ऐसे क्रॉस में, और फिर ये कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। साउथ पोल पर डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज। तो अगर ये लूप रुका हुआ है, करंट इंक्रीजिंग है, तो इंड्यूस करंट है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन करंट कांस्टेंट है और इस लूप को दूर हटा रहे हैं तो फिर कंडीशंस बदल जाएंगी। अगर दूर से लूप पास लेकर जा रहे हैं, यहां से लूप पास लेकर के जा रहे हैं तो भी कंडीशन बदल जाएगी आपकी। तब मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होते मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करेगा, तो अब करंट की डायरेक्शन कैसी आएगी, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी। ठीक है, ये कई बार रेक्टेंगल बनाकर भी आ चुका है और कई बार सर्कुलर लूप बनाकर भी आ चुका है। इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है आई। करंट कैसी है, ये कांस्टेंट करंट है। एक लूप इसके पास रखा हुआ है, रेक्टेंगुलर लूप, लेंथ इसकी है L और विड्थ है इसकी B। इसे कांस्टेंट स्पीड से करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर हटाया जा रहा है। इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार घट रहा है। एक और लूप आपको गिवन है, यही लूप है, इसी के जैसा लूप है, आइडेंटिकल लूप बिल्कुल। इसकी भी लेंथ L है और ब्रेड्थ इसकी क्या है, B है। इसे भी उतनी ही स्पीड से दूर हटाया जा रहा है। क्या दोनों में इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम होगा या डिफरेंट होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, यहां ईएमएफ है E1, यहां ईएमएफ है E2। क्या दोनों में ये ईएमएफ E1 और E2 दोनों इंड्यूस्ड ईएमएफ, या इंड्यूस्ड करंट कह दो, चाहे इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल दो या इंड्यूस्ड करंट कह दो, एक ही बात है, जैसा ईएमएफ वैसी करंट। क्या दोनों में सेम होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट, या दोनों में डिफरेंट होगा? सिर्फ इतना सा पूछा गया कि डिफरेंट होगा या सेम होगा। अगर डिफरेंट होगा तो कहाँ ज्यादा होगा और कहाँ कम होगा? अरे सिंपल सी बात है, ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ निकाला था कितना, BLV साइन 90 है दोनों ही केसेस में। ये वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है जो लेंथ कंडक्टर की मूव कर रही है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ कौन मूव कर रहा है, तो ये E1 तो बन जाएगा, E1 में ये आएगा और E2 में क्या आएगा, B
लेकिन इस बार कौन मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर? कौन है जो, कौन सी लेंथ है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंटरसेप्ट कर रही है? ये यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंटरसेप्ट कर रही है पूरी लेंथ। यहाँ कौन इंटरसेप्ट कर रहा है? ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा हूं, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब जब ये पूरा लूप आप बाहर निकाल रहे हो तो ये देखो ये पूरी की पूरी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए चल रही है। देखो इस मैग्नेटिक फील्ड को काटा, इसमें इस लाइन को काटा। लेकिन अगर इसी लूप को आप यहां ऐसे चल करने लगो तो ये दोनों लाइंस आपके लूप की दोनों साइड मैग्नेटिक फील्ड को नहीं काट रही। कौन इंटरसेप्ट कर रहा है? केवल ये इंटरसेप्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। दूसरे वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लार्जर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ज्यादा है। यहाँ तेजी के साथ वो एरिया घटता चला जा रहा है, यहाँ एरिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कम है। तो फिर E2 में कितना आएगा? ये E2 में ये आएगा। कौन लार्जर है? कौन लार्जर है? सिंपल सी बात है, E1 इज लार्जर देन E2। यहां यहां पर सेकंड ये dx बाहर निकल रहा है, dx डिस्टेंस पर सेकंड चल रहा है। तो यहां जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है, एरिया वो कितना होगा? वो कितना होगा? L इंटू डी एक्स। कितना होगा? L इंटू डी एक्स बाय डी टी। लेकिन दूसरी साइड वही वही स्पीड है, स्पीड वही की वही है। तो इसका मतलब ये भी एक सेकंड में कितना आगे बढ़ रहा है? dx। तो अब यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना हो गया? सेकंड केस में आपका, सेकंड केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना हो गया? इस बार क्या बनेगी? ये कौन बाहर निकल रहा है? ये एरिया चेंज हो गया एक सेकंड में। यहाँ कितना एरिया चेंज हुआ था एक सेकंड में? यहाँ एक सेकंड में ये वाला पूरा एरिया चेंज हुआ था, यहाँ एक सेकंड में ये एरिया चेंज हो गया। तो यहाँ कितना एरिया चेंज हुआ? dx इंटू बी। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना आ जाएगा? b dx बाई डी टी। तो b की वैल्यू स्मॉलर है, किससे स्मॉलर है? लेंथ से स्मॉलर है। इसलिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ स्ट्रॉन्गर है, यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वीकर है। तो फिर E1 की वैल्यू E2 से ग्रेटर निकल। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये थोड़ा बहुत इसमें से थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। दो आपको कॉइल गिवन है, एक ये कॉइल गिवन है और यहाँ एक रेजिस्टेंस या गैल्वेनोमीटर, दोनों में से कुछ भी डाल देते हैं। दूसरी कॉइल ये आपकी गिवन है, यहाँ भी रेजिस्टेंस या गैल्वेनोमीटर कुछ भी डाल देते हैं। गैल्वेनोमीटर भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपसे क्या कहा जाता है कि एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है और वो इधर को मूव किया जा रहा है। बताओ इन दोनों में कॉइल्स में करंट की डायरेक्शन क्या हो, इंड्यूस होगी? करंट की डायरेक्शन क्या होगी इन कॉइल्स में? आपको ये बताना होता है, या ये बताना होता है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि ये वाला सिरा कौन सा पोल बनेगा और ये वाला एंड कौन सा पोल बनेगा इस कॉइल्स का। सीधी बात है, नॉर्थ पोल जब दूर जा रहा है तो दूर जाते हुए नॉर्थ पोल को ये रोकेगा, दूर मत जा, दूर ना जा, मतलब अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने पर कौन सा पोल बन जाएगा? ये साउथ पोल बन जाएगा। यहाँ साउथ पोल पास आ रहा है, साउथ पोल के पास आने को ये अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा? पास मता। और कैसे मता? मतलब रिपेल करेगा। ये रिपेल क्या बन जाएगा? यहाँ साउथ बन जाएगा। यहाँ साउथ बन गया क्योंकि ये दूर जाते हुए नॉर्थ पोल को कह रहा मत जा, वापस आ, मेरे पास आ। और वापस बुलाने के लिए अपोजिट पोल अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। यहाँ साउथ पोल क्यों बन गया? क्योंकि साउथ पोल पास जा रहा है, साउथ पोल के पास जाने को अपोज करेगा। जब यहाँ साउथ पोल बना तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? यहाँ क्लॉकवाइज होगी। ये आपकी करंट की डायरेक्शन आ गई, इंड्यूस करंट आ गई। जब यहाँ आपने साउथ पोल बनाया तो यहाँ भी करंट की डायरेक्शन कैसी है? क्लॉकवाइज। ये आपकी क्लॉकवाइज हो गई। ये दोनों में करंट की डायरेक्शन निकल कर आ गई। इसी में अगर इसका उल्टा इधर को मूव कर लिया जाए तो दोनों डायरेक्शंस करंट की अपोजिट हो जाएगी। कभी आपको ये गैल्वेनोमीटर अगर दे दिया जाए यहाँ और बताया जाए कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो जिस तरफ को करंट आपकी चल रही है उसी डायरेक्शन में आप डिफ्लेक्शन दिखा दो।
करंट इधर चल रही है, उसी डायरेक्शन में आप करंट की डिफ्लेक्शन दिखा दो, बस बस इतने से काम है। एक और क्वेश्चन जो इसमें आ रहा है क्या, कि ये लूप है आपका, इस बार लूप को काट दिया एक जगह से। ये लूप आपका है, लेकिन इस लूप को काटकर इसकी जगह एक कैपेसिटर डाल दिया C। लूप को काटकर उसमें एक कैपेसिटर डाल दिया, और फिर आपसे कहा गया कि ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल कुछ भी कह लो, इसके पास आ रहा है या इसके दूर जा रहा है या इधर निकल के जा रहा है, दोनों तरफ कुछ भी। और आपसे पूछा जाता है कि इस कैपेसिटर की पोलैरिटी क्या होगी, यानी कौन सी प्लेट इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, कौन सी वाली प्लेट इसकी निगेटिव हो जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा हुआ है कि इस कैपेसिटर की प्लेट्स को ए और बी नाम दे दिया, या स्मॉल ए स्मॉल बी नाम दे दिया, और आपसे पूछा गया कि बताओ ए और बी में कौन सी वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी और कौन सी वाली प्लेट निगेटिवली चार्ज होगी। फिलहाल ये मान के चल रहे हैं कि कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है इस वाली आर्म पर कैपेसिटर, ये आपका लूप है, कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है। और जब नॉर्थ पोल आ रहा है तो ये पूरा का पूरा आपका कौन सा बनेगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। नॉर्थ पोल पर करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, नॉर्थ पोल पर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट आई आपकी, और जिधर डायरेक्शन ऑफ करंट है वही वाली आपकी प्लेट बन जाएगी कैसी, पॉजिटिव, और दूसरी वाली प्लेट कैसी बन जाएगी आपकी, निगेटिव बन जाएगी ना। एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन हुई, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो एक्चुअली क्या है, वो आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ की ही डायरेक्शन है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन सेम है। इंड्यूस्ड ईएमएफ ये बना ऐसे, तो यहाँ पॉजिटिव बना ये, तो आपने बी प्लेट को एक तरह से सेल के पॉजिटिव से जोड़ रखा और ए प्लेट को सेल के निगेटिव से जोड़ रखा है, तो फिर बी प्लेट आपकी पॉजिटिव हो गई और ए प्लेट आपकी निगेटिव हो गई। एक और रूप ऐसा कि आपको एक कॉइल गिवन है, ये कॉइल गिवन है, ये सिंपल ये कॉइल गिवन है, और इसके सामने आपका मैग्नेट रखा हुआ है, मैग्नेट रखा हुआ है, और आपसे कहा जा रहा है कि मैग्नेट को घुमा दिया ऐसे, जैसे मैं घुमा रहा हूं उस टाइम, ऐसे मैग्नेट को घुमा दिया गया। यहां ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल कुछ भी हो, और इस मैग्नेट को ऐसे रोटेट किया गया यहां अबाउट इट्स लॉन्गर एक्सिस, यहां ऐसे मैग्नेट को रोटेट कर दिया गया। तो बताओ इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, नो करंट, क्योंकि आज जब मैग्नेट घूम रहा है, पोल के बीच का और मैग्नेट और सेंटर ऑफ कॉइल के बीच का डिस्टेंस आपका चेंज नहीं हो रहा, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा, और कोई भी ईएमएफ इंड्यूस यहाँ नहीं होने वाला। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से एंटर कर गई तो दूसरी यहाँ से बाहर निकल गई। लेकिन इसी मैग्नेट को अगर ऐसे घुमाना शुरू कर दिया आपने, तो अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा। यहाँ मैग्नेट की पोजीशन लूप के साथ कैसी, एक्सियल, और यहाँ मैग्नेट की पोजीशन लूप के साथ कैसी है, इक्वेटोरियल। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, यहां से यहां तक डिक्रीज हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स और फिर यहाँ इंक्रीज हुआ। तो आधे चक्कर में करंट क्लॉकवाइज, तो अगले आधे चक्कर में करंट यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है।